एक लड़की जो अपने घर परिवार वालों से खिलाफ होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक अनजान शहर में जाती है। अनजान शहर में वो अपने सपनों को ही नहीं पूरा करती है बल्कि शादी भी कर लेती है। लेकिन शादी का समय अभी 6 साल भी नहीं गुजरा था कि एक दिन बड़ी ही बेरहमी तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। इस हत्या की वजह जब सामने आता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक इलाका पड़ता है गोमती नगर, और इसी गोमती नगर इलाके का रहने वाला प्रभात कुमार। प्रभात जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। प्रभात की पत्नी का नाम है रितिका। रितिका जिसकी उम्र है 28 साल, जो एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती है। प्रभात और रितिका ठीक ठाक पैसे ही नहीं कमाते हैं बल्कि बड़ी ही खुशहाल तरीके से अपना जीवन भी व्यतीत करते हैं। लेकिन एक दिन रितिका अपने पति प्रभात से कहती है कि न जाने क्यों मुझे अभी भी डर लगता है कि तुम एक दिन मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे। रितिका जब अपने दिल की बात प्रभात से कहती है तो प्रभात अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि हमारी शादी का समय 6 साल गुजर गया और अभी भी तुम्हारे दिल में इस तरह का डर बैठा हुआ है। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। बात कर रहा हूँ मैं 25 दिसंबर के रात्रि के करीब 7 बजे के आसपास। दरअसल प्रभात मार्केट से कुछ खरीदारी करने के लिए अपने घर से निकलता है और 3 घंटे बाद रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास प्रभात अपने घर पे आता है। लेकिन प्रभात जब 10 बजे के आसपास अपने घर पे पहुंचता है तो देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला पड़ा है, जिसे देख करके प्रभात को भी बड़ा अजीब लगता है। प्रभात जब अपने घर के अंदर एंट्री करता है तो घर के अंदर का नज़ारा देख उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल घर के अंदर ही उसकी पत्नी रितिका का डेड बॉडी पड़ा था। प्रभात जैसे ही अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखता है वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। प्रभात का चीख पुकार सुनकर उसके पड़ोस का रहने वाला मनीष और उसका भाई आशीष भी आ जाते हैं। आशीष और मनीष भी जब रितिका की डेड बॉडी को देखते हैं तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ प्रभात के घर पे पहुंचती है और सबसे पहले रितिका की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि रितिका के शरीर पे किसी तेज़धार हथियार से कई बार वार किया गया था। पूरा घर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। पुलिस बड़ी बारीकी तरीके से घटनास्थल की मुआयना तो करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में प्रभात से पूछताछ करती है तो प्रभात कहता है कि साहब मैं 7 बजे के आसपास मार्केट गया था और जब 10 बजे के आसपास घर पे आया तो अपनी पत्नी को मृत अवस्था में देखा। पुलिस सबसे पहले रितिका की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर प्रभात के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस साथ ही साथ इस बात की जानकारी रितिका के माता पिता को भी दे देती है। रितिका के पिता का नाम है के श्रीवास्तव, जो बनारस के रहने वाले हैं। इधर रितिका के माता पिता को जैसे ही मालूम चलता है सब के सब लखनऊ में पहुंच जाते हैं और जब अपनी बेटी को मृत अवस्था में देखते हैं चीख चीख करके रोने लगते हैं। रितिका की मां रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी का पति प्रभात ने किया है। पुलिस जब इस हत्या की वजह रितिका के मां से पूछताछ करती है तो रितिका की मां कहती है कि दरअसल मेरी बेटी कुछ महीने पहले मेरे पास फ़ोन की थी और वो बता रही थी कि उसके पति और उसके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रितिका की मां जब इस तरह की बातें कहती है, पुलिस रितिका के मां के तहरीर पे प्रभात को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर उससे रितिका के हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन प्रभात इस बार भी पुलिस वालों को वही जवाब देता है जो इससे पहले दे चुका था। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रभात के खिलाफ में कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस प्रभात को छोड़ देती है। लेकिन पुलिस साथ ही साथ प्रभात का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डाल देती है और फिर इंतज़ार करने लगती है। तभी एक दिन प्रभात अपने छोटे भाई अरुण से बातचीत करता है। इधर प्रभात जो अपने भाई अरुण से बातचीत कर रहा था वो सारी बातें पुलिस भी सुन रही थी।
दरअसल अरुण का प्रभात की पत्नी से कुछ दिन पहले ही झगड़ा तकरार हुआ था। प्रभात इसी विषय में अपने भाई से बातचीत कर रहा था। इधर पुलिस को जैसे ही मालूम चल जाता है कि अरुण का प्रभात की पत्नी से झगड़ा हुआ था, पुलिस इसी के आधार पर अरुण को फैजाबाद से गिरफ्तार कर लेती है। प्रभात जो फैजाबाद का रहने वाला है, प्रभात के पिता का नाम है बलवंत। पुलिस जब अरुण को गिरफ्तार करके थाने में लाती है, फिर उससे रितिका के हत्या के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन अरुण इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अरुण से एक पर एक कई तरह के सवाल करना शुरू करती है। पुलिस जब कई तरह के सवाल अरुण से करना शुरू करती है, अरुण भी कुछ ऐसा जवाब देता है जिससे पुलिस को अरुण पे गहरा शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब अरुण के साथ सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार अरुण मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन अरुण जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, तो खासकर इसे सुनने के बाद खुद रितिका के पति प्रभात को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। रितिका जो 22 साल की उम्र में ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए लखनऊ शहर में आ जाती है, लेकिन रितिका जब अकेले लखनऊ जाने की बात कहती है, उसके माता पिता अकेले जाने देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए रितिका अपने माता पिता के खिलाफ जाकर लखनऊ शहर में पहुंच जाती है और फिर अपना खर्चा चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगती है, जहां पे रितिका की मुलाकात प्रभात से होती है। प्रभात और रितिका की जब मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं, आखिरकार बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद प्रभात और रितिका शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इसीलिए रितिका और प्रभात दोनों अपने घर परिवार वालों से शादी करने के लिए पूछताछ करते हैं, लेकिन दोनों के घर परिवार वाले इस शादी का मंजूरी नहीं देते हैं। फिर भी रितिका और प्रभात अपने घर परिवार वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद से इसी गोमती नगर इलाके में एक किराए का कमरा लेकर के दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोनों जब अपनी अपनी नौकरी पे हो जाते हैं, ठीक ठाक जब पैसा कमाने लगते हैं, समय भी बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। इधर प्रभात का छोटा भाई अरुण जो फैजाबाद में ही अपना एक स्टेशनरी का शॉप खोल रखा था, जो मार्केट करने के लिए अक्सर लखनऊ शहर में आता था। अरुण जब भी मार्केट करने के लिए लखनऊ शहर में आता था, तो अपने भाई प्रभात से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे भी जाता था। लेकिन अरुण जब भी लखनऊ शहर में आता था, तो अपने साथ में अपने ड्राइवर बाबूलाल को भी लेकर के आता था। और जब अपने ड्राइवर के साथ अपने भाई के घर पे जाता था, तो अपने भाई के ही घर पे बैठकर दोनों शराब भी पीते थे, जिसे देखकर रितिका को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लेकिन रितिका चाह कर भी अरुण को मना नहीं कर पाती थी। अरुण जब भी अपने भाई से मिलने के लिए जाता था, तो अक्सर अपने माता पिता के बारे में अपने भाई से भी बताता था। लेकिन ये बातें जब इधर रितिका सुनती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था और अरुण को डांट फटकार लगा देती थी, ये कहते हुए कि तुम्हारे माता पिता से अब हमारा कोई संबंध नहीं है। 23 दिसंबर को भी अरुण अपने ड्राइवर बाबूलाल के साथ प्रभात के घर पे जाता है। जब उसके घर पे पहुंचता है, तो उस दिन प्रभात और रितिका दोनों घर पे ही मौजूद थे। अरुण अपने बैग से एक टिफ़िन निकाल करके अपने भाई को देता है और देते हुए कहता है कि माँ ने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से हलवा बना करके दिया है। इधर प्रभात जब वो टिफ़िन को लेता है, इससे पहले कि वो खोल पाता, रितिका प्रभात के हाथ से वो टिफ़िन ले लेती है और लेकर कचड़े के डब्बे में डाल देती है और साथ ही साथ अरुण को कई तरह के फटकार भी लगाती है, जिसे सुनकर अरुण को भी अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले कि अरुण रितिका के सवालों का कोई जवाब देता, रितिका अरुण के गाल पर एक जोड़ का तमाचा लगा देती है। जब तमाचा मारती है, प्रभात अपने सामने सब कुछ देखता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बोलता नहीं है। साथ ही साथ अरुण को ये साफ मना कर देते हैं कि आइंदा से कभी हमारे घर पे मत आना। अरुण वहाँ से अपने ड्राइवर के साथ चला तो जाता है, लेकिन रितिका ने जो उसके गाल पे तमाचा मारा था, वो चोट उसके गाल पे नहीं बल्कि दिल पे लग चुकी थी। अरुण इस प्रकार से गुस्से में आ चुका था कि उसी दिन ही रितिका से बदला लेने की ठान लेता है। दरअसल अरुण उसी दिन ही रितिका को इस दुनिया से हटाने की सोच लेता है। जब घर पे पहुंचता है, रितिका को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। साथ ही साथ अपने इस षड्यंत्र में अपने दोस्त शुभम यादव को भी शामिल कर लेता है। जैसे ही अपना मुकम्मल षड्यंत्र बना लेता है, 25 दिसंबर को दोपहर के वक्त
अरुण अपने ड्राइवर बाबूलाल और अपने दोस्त शुभम को लेकर के लखनऊ के लिए रवाना हो जाता है और करीब 2 बजे के आसपास प्रभात के घर के सामने पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों के साथ प्रभात के घर के सामने पहुंचता है तो घर के सामने उसके बाइक को देख लेता है, जिसे देख करके अरुण को लगता है कि शायद प्रभात घर पे ही है। इसीलिए वहीं पे खड़े होकर तीनों प्रभात का घर से बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगते हैं। इधर करीब रात्रि के 7 बजे के आसपास प्रभात मार्केट से कुछ खरीदने के लिए अपने घर से निकलता है। जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है अरुण उसे देख लेता है और तुरंत ही दोनों को लेकर के गेट पे पहुंच जाता है और जा कर के कॉल बेल बजाता है। इधर रितिका जब दरवाज़ा खोलती है अपने सामने अरुण को देखती है, देखकर एकदम से गुस्से में आ जाती है और फिर उससे फटकार लगाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि दोबारा मेरे घर पे कभी मत आना। लेकिन रितिका जैसी इस तरह की बात कहती है, अरुण रितिका को समझाते हुए कहता है कि मुझे बड़ी ज़ोर की बाथरूम लगा है, बस मुझे 10 मिनट लगेगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आखिरकार रितिका अरुण को अंदर बुला लेती है। अरुण जब अंदर जाता है तो उसके साथ उसका ड्राइवर और दोस्त भी घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही तीनों घर के अंदर एंट्री करते हैं, रितिका अपना मोबाइल उठाती है प्रभात के नंबर पर फ़ोन करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि प्रभात को फ़ोन कर पाती, अरुण पीछे से आकर रितिका को पकड़ लेता है। इससे पहले कि रितिका कुछ समझ पाती, शुभम अपने पास से एक तेज़ धार हथियार निकालता है और रितिका के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से रितिका काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। उसके बाद से अरुण वो तेज़ धार हथियार अपने हाथ में ले लेता है और उस हथियार से रितिका के ऊपर एक पर एक कई सारे वार करता है, जिसकी वजह से रितिका की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से ये तीनों उसी घर के अंदर अपना कपड़ा चेंज करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद घर से निकल जाते हैं और सीधे वापस फैज़ाबाद पहुंच जाते हैं। वाकई में अरुण जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस अरुण के ही तहरीर पे उसके ड्राइवर बाबूलाल और दोस्त शुभम यादव, इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।